Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 4, that is materials, metals and non-metals. तो हमें मटेरियल्स तो पढ़ना है बट हमने दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल्स. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो पजेस करते हैं, ये सारा कुछ इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. So आप ये बहुत सारे जो materials हैं ना उनसे familiar होंगे, मतलब आपने उनके articles को देखा होगा. जैसे iron articles हैं, benches हैं, doors से iron के बनते हैं. Then aluminium, तो aluminium foil होता है या फिर aluminium wraps जो आते हैं मार्केट में. Then aluminium के utensils भी होते हैं, copper के utensils होते हैं, शो पीस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट है. मतलब अगर हम अपने ओल्ड एंशंट कुछ आर्टिकल्स देखें तो वो कॉपर के बने हुए होते हैं, वायर्स बनते हैं कॉपर से. सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1 एंड कुछ मटेरियल्स 4.1 टेबल में दिए हुए हैं. अब हमें उसमें क्या करना है ना कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, हमें यहाँ पर उन मटेरियल्स की अपीयरेंस दैट इज वो शाइनी है या डल है, एंड देन हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्ड है या हार्ड नहीं है. तो ये दो कैटेगरीज में उनको बताना है. सो आयरन आपने देखा ही है तो कैसा होता है, शाइनी है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. सेकेंड वन इज कोल. सो कोल अगर नहीं देखा आपने, ब्लैक कलर का एज अ फ्यूल यूज होता है कोल, तो वो क्या है, डल होता है एंड बहुत हार्ड नहीं होता. देन सल्फर इज ऑल्सो डल एंड नॉट वेरी हार्ड, बट एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर डल, not dull, they are shiny and are very hard. For example, अगर आप किसी आयरन आर्टिकल को कट करके ही देखो तो वो नाइफ से कट हो जाएगा क्या, या फिर अगर आप हैमर भी उस पर करोगे, बीट करोगे तो भी वो ब्रेक तो नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम केस जाता है किसके साथ, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के साथ, वो इतना इजीली तो ब्रेक नहीं होता है. फाइन. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपीयरेंस एंड हार्डनेस, ये हम इसके बेसिस पे क्या डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को. मेटल्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी. सो मेटल्स आर शाइनी इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर. एंड सेम अगर हम हार्डनेस की बात करें, सो मेटल्स क्या है, हमने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं एंड ये क्या है, बहुत हार्ड है. सो मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड. फाइन. तो यहाँ पर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड किया. देन आगे देखते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. सो अब आप कुछ ऐसे और मटेरियल्स बता सकते हो क्या जो मेटल हैं. अब उसमें क्या होना चाहिए, उनका अपीयरेंस शाइनी होना चाहिए एंड बहुत हार्ड होने चाहिए वो मेटल्स. तो क्या आ जाएगा, हम और कौन से यूटेंसिल्स यूज करते हैं, स्टील जो है वो भी क्या हो जाएगा, एक मेटल है. देन जो ज्वेलरी होती है सिल्वर एंड गोल्ड, उसमें भी क्या है, शाइनी अपीयरेंस होता है एंड बहुत हार्ड होते हैं. फाइन. तो ये और कुछ एग्जाम्पल हैं मेटल के. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. सो इसके अलावा ये जो आयरन, सल्फर एंड कॉपर के अलावा बच रहा है क्या, कोल एंड सल्फर. तो ये क्या हो गए, ये नॉन मेटल हो गए. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो metals and non-metals को कैसे differentiate किया जाता है, उनके physical and chemical property के basis पर. अब physical and chemical properties क्या होती हैं, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में वो आ जाता है किसी भी सब्सटेंस का नेचर, उसका अपीयरेंस, उसका कलर, साइज, ये सब किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में. बट केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा कि वो क्या केमिकल रिएक्शंस पजेस कर रही है. फॉर एग्जांपल मेटल्स जो हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ और बिहेवियर शो करेंगे एंड नॉन मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ और बिहेवियर शो करेंगे. सो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बेसिस पर हम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं. Recall that luster and hardness are physical property. So luster और hardness जो है, luster is shiny, जो appearance है ना शाइनिंग है,
वो क्या है, लस्टर है। एंड हार्डनेस हमने यहाँ पर देखा है कि कोई भी सॉफ्ट या हार्ड, तो ये किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल एंड नॉन मेटल की और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron? So आपने जो blacksmith होते हैं उनको कभी आयरन आर्टिकल या फिर दूसरे किसी मेटल के आर्टिकल को बीट करते हुए देखा है? फॉर एग्जाम्पल स्पेड, अ शॉल और एन एक्स। तो ये क्या है, गार्डनिंग टूल्स हैं। इनको क्या है, कैसे बनाया जाता है, बीट करके। So do you find a change in the shape of these articles on beating? So इन आर्टिकल्स को क्या बीट करो जब, तो इन आर्टिकल्स के शेप में चेंज होता है क्या? आपने ऑब्जर्व किया है क्या कभी? अगर किया है तो फिर आपको ये एक्टिविटी जो है ये इजीली समझ आएगी, नहीं तो आप ध्यान से सुनना, इस एक्टिविटी के थ्रू क्लियर हो जाएगा। Would you expect a similar change if we try to beat a piece of gold? So ये सिमिलर चेंज होगा क्या जब आप एक शोवेल या एक्स को बीट कर रहे हो एंड एक कोल के पीस को ब्रेक करोगे, बीट करोगे, तो दोनों में हमें डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। सो हियर इज एक्टिविटी 4.1। Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminum wire and a pencil lead. तो यहाँ पर ये 4 दिए हुए ऑब्जेक्ट्स जो आपको चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, but take care that you don't hurt yourself in the process. So आपको क्या करना है ना, हैमर से आयरन नेल को बीट करना है, बट ये ध्यान रखना है कि ये हैमर आपको हर्ट ना कर ले। तो ये किसी एल्डर वन की प्रेजेंस में करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ट्राई टू हिट हार्ड। सो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करना है क्योंकि ये आयरन जो है वो बहुत हार्ड है। सो उसमें क्या चेंज आएगा, अगर आप इसे सॉफ्टली हिट करोगे सो कोई चेंज ही नहीं आएगा। दैट इज़ वाई हार्डली हिट करना है। देन हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। सो एल्यूमिनियम वायर है उसको भी हार्डली हिट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लीड। अब पेंसिल लीड जो है उस पर भी सिमिलर हिट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। एंड ये जो 4.2 टेबल दी हुई है ना, इसमें अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। सो जब आप ये ऑब्जर्व करो तो यहाँ फिर मैं मैच करना कि ये करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जब आप आयरन नेल को हिट करोगे ना तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हिट करने से फ्लैट हो जाएगा। देन कोल पीस को अगर आप बहुत ज़्यादा हिट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा पीसेस में। एल्यूमिनियम वायर हिट करने पे क्या होगा, फ्लैट होगा। एंड पेंसिल लीड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है ना, तो इजीली ब्रेक तो होगा नहीं। फाइन। सो क्या है, ये यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी है। आयरन क्या है, एक मेटल है, एंड एल्यूमिनियम क्या है, ये भी एक मेटल है। सो हमें यहाँ से तो पता है, एंड इवन हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के एग्जाम्पल जो हैं, तो आयरन एंड एल्यूमिनियम मेटल हैं एंड ये बीट करने पर फ्लैट हो रहे हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या शो कर रही है कि मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल हैं। दैट मीन्स कि मेटल्स जो हैं उनको हिट करने पे, बीट करने पे वो थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या शो करती है, मेटल्स जो है वो मेलिएबल हैं। एंड कोल जो पीसेस है या पेंसिल लीड है वो क्या है, ब्रेक डाउन हो रही है। दैट इज वाई उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल इन नेचर। सो मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। फाइन, आगे देखते हैं। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. So हमने यहाँ पर क्या देखा कि बीट करने पर आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर का शेप चेंज हुआ। If they were beaten hard, these could be changed into sheets. तो वो फ्लैट हुए, बहुत ज़्यादा बीट करने पे क्या होगा, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। So you might be familiar with silver foils used for decorating sweets. तो जो स्वीट्स के ऊपर सिल्वर कलर की कोटिंग आती है वो किसकी रहती है, सिल्वर फॉइल्स। सो यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। सो फूड रैप करने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है वो भी काफ़ी थिन शीट्स होती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सो मेटल की जो प्रॉपर्टी है ना, जिसमें वो क्या है, थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स। एंड ये क्या है, सिर्फ मेटल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है।
As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? तो जब कोल एंड पेंसिल लीड ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहे तो हम उनको मेटल तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते. Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? So आप किसी एक मेटेलिक पेन को बिना किसी प्लास्टिक या वुडन हैंडल के पकड़ो और आप ऐसा पॉसिबल है कि हर्ट ना हो. वो तो हो जाता है ना, कई बार आप ऐसे अगर टच कर लेते हो पैन, फ्राइंग पैन जो है उसका बॉटम टच कर लो या कोई भी मेटेलिक पार्ट जो वो टच करो एंड वो फ्लेम पे रखा हुआ है तो क्या होगा, आप बर्न हो जाते हो थोड़ा. तो अब अगर प्लास्टिक हैंडल और वुडन हैंडल नहीं है तो क्या है, हम उसको होल्ड डायरेक्टली नहीं करते, हम कोई क्लॉथ पीस यूज कर लेते हैं या टोंग का यूज करते हैं. परहैप्स नॉट. अब नहीं करते ऐसा, ये तो चलो पता है, बट क्यों नहीं करते हैं? वाई? Try to list some other experiences in which a wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. So कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर आप प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल यूज करते हो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए. सो यूटेंसिल्स हैं जनरली. तो देन उसके बाद इमर्शन रॉड्स होते हैं, उसमें भी क्या है, प्लास्टिक कवरिंग होती है ऊपर. फाइन. एंड आयरन है तो आयरन के ऊपर भी क्या है, प्लास्टिक कवरिंग होती है. तो काफ़ी सारे ऐसी डिवाइसेस एंड टूल्स होते हैं एंड यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें क्या है, हीट करने पर मेटल तो गर्म हो जाता है. दैट इज वाई उसको पकड़ने के लिए उसमें प्लास्टिक या वुडन के हैंडल्स होते हैं. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? So इस experience के basis पर आप क्या बोल सकते हो कि wood and plastic heat को conduct करते हैं या नहीं करते हैं? Conduct कर रहे हैं मतलब उसको support कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करते. वो क्या है, उसके फ्रेंड्स हैं ही नहीं, कंडक्शन उनका फ्रेंड नहीं है. तो क्या होता है ना कि कोई भी फ्राइंग पैन अगर हीट हो रहा है तो प्लास्टिक एंड वुड अगर है तो वो क्या है, उसको कंडक्शन के साथ कांटेक्ट में नहीं आते, मतलब हीट के साथ कांटेक्ट में नहीं आते. दैट इज वाई हम इजीली प्लास्टिक के हैंडल एंड वुडन हैंडल होता है उससे फ्राइंग पैन को पकड़ सकते हैं, वो गर्म ही नहीं होता है. दैट शोज दे आर not a good conductor of heat or they are poor conductor of heat. You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? So अब जो स्क्रूड्राइवर इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो उसका स्क्रूड्राइवर का जो हैंडल होता है वो जनरली प्लास्टिक का होता है. सो वो प्लास्टिक का तो हैंडल है, पर क्यों प्लास्टिक का है? क्योंकि अगर वो मेटेलिक हैंडल होगा तो हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि मेटल का अगर स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर जो है, तो उसको अगर हम पकड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं. एंड दैट शोज व्हाट कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं, बट प्लास्टिक की कवरिंग लगने से और अगर हम उसको पकड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है. दैट मीन्स कि प्लास्टिक जो है एंड वुड जो है वो हीट को भी कंडक्ट नहीं कर रहा है एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता. फाइन. तो यहाँ पर हमें मेटल्स की दो प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Now there is activity 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. So यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपने क्लास 6 में बनाई है फिर से वो बनाना है एंड उसके लिए क्या चाहिए, एक सेल, बल्ब, इलेक्ट्रिक वायर एंड यहाँ पर जो की है, सो वो की जो है हम अलग अलग मटेरियल्स की यूज कर रहे हैं. You might have performed the activity with various objects in class 6. तो हमने क्लास 6 में भी इस एक्टिविटी को बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्राई किया है. Now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3. So 4.3 टेबल में mentioned है आयरन, सल्फर, कोल पीस एंड कॉपर वायर. इसके हेल्प से हमें यहाँ पर ये मटेरियल्स यहाँ पर यूज करने हैं. Observe and group these materials into good conductor and poor conductor. तो क्या करना है, इन मटेरियल्स को गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर में कैटेगराइज करना है. सो मटेरियल्स क्या है, आयरन रॉड,
और नेल। सो जब यहाँ पर दो वायर्स के बीच में आयरन रॉड या नेल लगा रहेगा ना आयरन का, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एंड वो हमें कैसे पता चलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। सो ये क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी और आयरन जो है वो क्या है, फ्रेंड्स है। फाइन। सो मेटल है, ये आयरन नेल एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल क्या हो गया, आयरन जो है और मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन सल्फर क्या है, सल्फर अगर यहाँ पीस लगा होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि सल्फर और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्रेंड्स नहीं है। दैट वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल पीस के साथ भी सेम सिचुएशन होगी, करंट पास नहीं होगा। बट कॉपर वायर से भी करंट पास होगा एंड दैट इज वाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस एक्टिविटी 4.2 के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. तो sulfur and coal क्या हो गया, poor conductor और bad conductor, and iron and copper क्या हो गए, good conductor. So ये चीज क्लियर हो गई कि आयरन एंड कॉपर जो है वो मेटल है एंड सल्फर और कोल जो है वो नॉन मेटल है। Where do you find the use of aluminium and copper wires? So aluminium and copper wire का use कहाँ पर आता है, याद है क्या आपको? Have you seen wires of coal? Definitely not. आपने कोल के वायर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। So the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. So metal की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या, उनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको वायर्स के फॉर्म में ट्रांसफर किया चेंज किया जा सकता है। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, उसी को ही क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। सो ये भी प्रॉपर्टी किसके पास है, सिर्फ मेटल्स के पास है। क्योंकि अगर आप देखो, आपने कभी कोल के वायर्स देखे हैं क्या, नहीं देखे होंगे। सल्फर के वायर्स भी नहीं आते एंड इवन यहाँ पर अगर हम पेंसिल लीड की बात करें तो पेंसिल लीड के भी वायर्स, थिन वायर्स तो नहीं होते। दैट मीन्स कि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सिर्फ किस में होती है, मोस्टली मेटल्स में होती है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन था एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर का मोस्ट कॉमन यूज कहाँ है, एज इलेक्ट्रिक वायर्स। नाउ हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? So कभी आपने जो साउंड आता है जब आप अलग अलग आर्टिकल्स, आयरन शीट है, मेटल कॉइन, कोल का पीस, अगर आप फ्लोर पे गिराओगे, इनकेस अगर गलती से गिर गया तो आपने कभी जो साउंड में चेंज होता है वो ऑब्जर्व किया है क्या? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। सो अगर नहीं किया है तो अभी ट्राई कर सकते हो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड? अगर आप ये पीसेज आपके घर अवेलेबल हैं तो इतना ही जोर से फेंकना कि वो ब्रेक ना हो बस। तो जब वो फ्लोर से टच हो रहा है तो किसी टाइप का साउंड डेवलप हो रहा है क्या, साउंड सुनाई दे रहा है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीजन? सो आपने क्या कभी वुडन बेल्स देखी है टेम्पल्स में? तो क्यों नहीं होती, इसका रीजन क्या है? सो इसका रीजन क्या है ना, मेटल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सो जो भी थिंग्स किसकी बनी है, मेटल्स की बनी है, वो क्या करते हैं, हार्डली बहुत जोर से स्ट्रक करते हैं एंड जब स्ट्रक करते हैं तो क्या है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Suppose you have two boxes similar in appearances, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made by metal by striking both the boxes? So जिस भी बॉक्स में से साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसमें भी वाइब्रेशंस आएंगे, वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. क्योंकि क्या है ना, मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। बट जो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटल्स के अलावा जो भी मटेरियल हैं वो क्या है, सोनोरस नहीं है, वो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। सो रीजन समझ आ गया हमें यहाँ पर, क्योंकि वुडन मटेरियल क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड नहीं देते। दैट इज वाई टेम्पल्स में वुडन बेल्स नहीं होती हैं, मेटल की बनी हुई बेल्स ही होती हैं।
After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. So ये activities perform करने के बाद क्या क्या characteristics हमको मिले हैं? Hardness, luster, that means की shine, malleable, that means the material that can be beaten into sheets, ductile, the material can be drawn into wires, sonorous about the ringing sound and good conductor of heat and electricity. So ये सारे जो characters हैं ये किस में present होते हैं? metals में. The material which generally possess these properties are called metals and जिन भी materials में ये properties होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? metals बोलते हैं. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. And examples क्या है metals के? iron हुआ, copper है, aluminium, calcium, magnesium, ये सारे क्या हैं? metals के example हैं. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with a hammer and they are not sonorous and a poor conductor of heat and electricity. So इसके opposite जो properties हैं वो किसकी हो जाती हैं? non metals की. So these material are called non metals. जो ये सारी property show नहीं करते हैं वो सब क्या हैं? non metals हैं. The common example of non metals are sulfur, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. तो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल भी याद हो गए. कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स. नाउ हियर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. So क्या है? सारे मेटल जो हैं वो हार्ड रहते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स हैं दो जो कि नाइफ से कट इजीली हो सकते हैं. एंड एक और चीज़ क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब कि अगर इनको एयर में एक्सपोज रखा जाता है ना तो फायर कैच कर लेते हैं ऑक्सीजन के और हाई कॉन्टैक्ट में आने से. एंड मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उसके बाद भी क्या होता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है. फाइन. सो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये क्या है? मेटल्स की ही प्रॉपर्टीज को अपोज करती हैं. दैट इज वाई इन्हें क्या बोला हुआ है? एक्सेप्शंस. अब आता है टॉपिक हमारा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. So आपने rusting of iron का phenomenon है उसके बारे में तो पहले से सुना हुआ है एंड पढ़ा है. So वो आपको पता है. Recall the reaction by which rust is formed. अब कौन सी रिएक्शन है जिससे रस्ट फॉर्म होती है? रस्ट क्या है? आयरन के ऊपर एक जो डिपोजिशन होता है, कई टाइप से इम्प्योरिटी होती है. कैसे फॉर्म होती है? कोई भी आयरन आर्टिकल जब ओपन एयर में मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक डिपोजिशन फॉर्म हो जाती है. वो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की. एंड वही जो है वो रस्ट है. यू हैड ऑलरेडी also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. and magnesium ribbon को burn करने की जो activity थी वो भी हमने की हुई है. You had learned that in both the process oxide formation takes place. and दोनों process में क्या हो रहा है? oxide का formation हो रहा है. reason क्या है? because oxide जो है वो कब फॉर्म होगी? जब कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. सो यहाँ पर आयरन एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पर क्या करना है? ये जो रिएक्शन दी हुई है ना इनको कंप्लीट करना है. यहाँ पर आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ एंड यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. सो आपने जो क्लास 6 में पढ़ा हुआ है उसको कलेक्ट करके ये रिएक्शंस कंप्लीट तो आपको करना है. फॉर्मेशन क्या होगा? आयरन के साथ रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड मेटल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. देन एक्टिविटी 4.3 में देखते हैं हम क्या है. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट formed as a result of the reaction between iron. So आयरन के साथ जब एयर की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है?
एक कुछ नया कंपाउंड बन रहा है जो कि क्या है, ऑक्साइड है। सो उस ऑक्साइड का हमें नेचर चेक करना है। बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, collect a spoonful of rust and dissolve it in very little amount of water। so क्या करना है, जो रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना आयरन के ऊपर, उस रस्ट को कलेक्ट करके थोड़े से पानी में वाटर में डिजोल्व करना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। सो रस्ट जो है वो वाटर में सस्पेंडेड रहेगी, वो प्रॉपरली उसमें मिक्सअप नहीं होगी। शेक द सस्पेंशन वेल, बट स्टिल क्या करना है, हमको सस्पेंशन को प्रॉपरली शेक करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। What do you observe? Is the solution acidic और basic? So हमें क्या ऑब्जर्व होगा ना कि जब हम रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप करेंगे सो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, जो कि क्या शो करता है कि रस्ट जो है वो बेसिक नेचर की है। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। एंड अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज शो नहीं होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो रस्ट है वो बेसिक नेचर की है, दैट इज वाई उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि रस्ट तो बेसिक है, बट हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि और भी जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं या नहीं। ये देखो यहाँ पे, when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। तो क्या होता है, जब आयरन के वेसल्स हैं एयर में एक्सपोज रहते हैं, उन पे भी मॉइस्चर एंड एयर लगता है, तो क्या होता है, ग्रीन कोटिंग बन जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। सो वो जो ग्रीन लेयर होती है वो किसकी है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की, कार्बोनेट की। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो रिएक्शन दी हुई है कि कॉपर किसके कांटेक्ट में आ रही है, मॉइस्चर दैट इज वाटर, एंड एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो जब ये सारे मिलके कंबाइंड रिएक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट। सो यहाँ पर Cu जो है वो कॉपर का सिंबल है एंड कार्बोनेट जो है वो एक कंबाइंड रेडिकल है, तो उसको क्या हो जाएगा, CO3। बट अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर Cu के साथ जब OH लगाया हुआ है तो ये होल ट्वाइस है, बट CO3 के साथ नहीं है। तो इसका रीजन क्या है ना कि Cu के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, बट ये जो हाइड्रोक्साइड है OH, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इंडिविजुअली है, बट ये कंबाइंड रेडिकल जो है ना तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1, एंड जो कार्बोनेट रेडिकल है CO3 इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कभी इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, आप बता सकते हो। तो इसका एक सेपरेट वीडियो, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसी भी मेटल पे होता है वो क्या बना देता है उसको, ये क्या हो गया, आयन हो गया। फाइन। सो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कौन सा होता है, कैटाइन, एंड नेगेटिव चार्ज वाला आयन कौन सा होता है, एनायन। सो ये जो है ये रेडिकल्स हैं जो कि दो एलिमेंट से मिलके बन रहे हैं, बट एक ही सिंगल एलिमेंट है। फाइन। तो अब ये +2 चार्ज जब कार्बोनेट के साथ मिक्स करेगा तो ये -2 एंड +2 कैंसिल हो गया, तो ये बना CuCO3। बट जब कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड की कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये जो +2 है ये यहाँ आ जाता है OH होल ट्वाइस। ये ना रिएक्शंस बैलेंस करने का एक तरीका होता है, एंड केमिकल फॉर्मूलेज लिखना जो होता है ना, ये सारा कुछ अभी आपने मे बी पॉसिबल कि आगे के चैप्टर्स में आए तो हम वहां पे पढ़ लेंगे। Now recall the activity of burning magnesium ribbon। So magnesium ribbon को burn करने की जो activity आपने already पढ़ी हुई है उसको हम देखते हैं। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature। So जो magnesium को burn करो तो क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड फॉर्म होती है, एंड वो ऑक्साइड कौन सी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके हम टेस्ट करते हैं उसका नेचर, तो क्या एसिडिक आता है या बेसिक आता है, तो वो क्या आएगा, बेसिक आएगा। रीजन क्या है, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक,
बेसिक हाउ डू यू असरटेन दिस, तो हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर भी हमने रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस का यूज किया। जब ब्लू लिटमस को आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप किया तो वो ब्लू लिटमस क्या है, कलर चेंज नहीं करेगा, बट अगर आप उसमें रेड कलर डिप करोगे तो रेड कलर का क्या हो जाएगा, it turns to blue. That shows that the magnesium hydroxide is basic in nature. You must have observed that the red litmus turned blue. So the oxide of magnesium is also basic in nature. तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड भी बेसिक हो गई, आयरन की ऑक्साइड भी बेसिक थी, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक नेचर की होती हैं। Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. तो अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिया, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्साइड होती है बेसिक नेचर की। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स की ऑक्साइड कैसे नेचर की होती है, सो एक्टिविटी 4.4 में हम देखते हैं। Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon एंड हीट इट। सो ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून दी हुई है, इसमें क्या लेना है, सल्फर का पाउडर लेना है। यू मे टेक अ मेटेलिक कैप और एनी बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव द शेप एज शोन इन फिगर 4.4a। सो ये जो स्पून बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मेटेलिक कैप में एक वायर को ऐसा फोल्ड करके हम अटैच कर सकते हैं, तो ये इस टाइप से स्पून का शेप आ जाएगा। as soon as sulfur starts burning, सो क्या होगा, सल्फर थोड़ी देर बाद ही जब उसको बॉटल में रखोगे ना तो वो क्या होगा, बर्न होने लगेगा। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार, ग्लास टम्बलर, cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. So जब ये बर्न कर रहा है ना तो इसको क्या करना है, ग्लास जार में रखेंगे और उसको इतना टाइटली पैक कर देना है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर एस्केप ना हो। Remove the spoon after some time. Add small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. तो क्या करना है, स्पून निकालने के बाद थोड़ा सा वाटर ऐड करना है एंड क्विकली उस लिड को फिर से लगा देना है जिससे कि गैस जो है वो एस्केप ना होने पाए। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। देन उस टम्बलर को प्रॉपरली शेक करना है एंड देन वो जो सोल्यूशन रहेगा ना उसको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे। अब ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से जब आप टेस्ट करोगे ना तो क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे कि जो सल्फर की गैस जो सॉल्यूशन बना था ना, सल्फर की ऑक्साइड थी, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में कन्वर्ट हो रहा है दैट शोज कि जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की है, एंड अगर वो रेड लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं कर रहा दैट ऑल्सो शोज कि ऑक्साइड जो है वो क्या होगी, एसिडिक नेचर की। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। and जब sulfur and oxygen की reaction से जो compound का formation हुआ वो क्या है, sulfur dioxide। sulfur dioxide का formula क्या लिखते हैं हम, SO2, because sulfur and दो oxygen है तो that is why dioxide। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follow। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, एंड ये जो सल्फ्यूरस एसिड है वो सिंपली क्या है, एसिडिक नेचर का है, दैट इज वाई वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अभी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने सुना था पर सल्फ्यूरस एसिड पहली बार सुन रहे हो मे बी। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO3, बट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। फाइन, याद रहेगा ना, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। The sulfurous acid turns blue litmus paper red। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में टर्न कर रहा है। Generally, oxides of non-metals are acidic in nature। तो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं।
Recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7. So यहाँ पर क्या है, कुछ acid and bases के names recall करना है. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metals present in them which forms oxide and oxides with ऑक्सीजन. तो यहाँ टेबल 4.4 में क्या करना है, मेटल एंड नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसमें उस मेटल एंड नॉन मेटल में वो जो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ऑक्सीजन के साथ वो हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल है. अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड. एंड जब ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा नेचर शो करेगी, बेसिक नेचर शो करेगी, बिकॉज ये क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है. देन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करें तो सल्फर जो है वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. पहले तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, देन क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड. तो ये सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड नेम से ही शो हो रहा है ये कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं. तो यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है. तो ये क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, बट मेटल्स जो हैं उनकी ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं एंड नॉन मेटल्स जो हैं उनकी ऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती हैं. Now another is reaction with water. So reaction with water में क्या है, let us see how metals and non-metals react with water through activity 4.5. Activity 4.5 में हम देखते हैं कि metals and non-metals water के साथ कैसे react करते हैं. So let's start here with the activity. Take a 250 ml beaker, glass tumbler, fill half of it with water. So एक glass tumbler लेना है and उसको half किससे fill कर देना है, water से. Now carefully cut a small piece of sodium metal and then sodium metal का छोटा सा piece cut करना है. Dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. So क्या करना है, उसको फिल्टर पेपर से ड्राई करना है जिससे कि जो उस पर कैरोसिन होगा वो रिमूव हो जाए एंड देन कॉटन के पीस में उसको रैप करके रख देना है. Put the sodium piece wrapped in cotton into the बीकर. उसके बाद जो सोडियम पीस कॉटन में रैप था ना, सो उसको साथ में क्या करना है, बीकर में डालना है. ऑब्जर्व केयरफुली एंड केयरफुली ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. सो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे क्या है, बीकर में ही रिएक्शन चलती रहेगी बट आपको दूर खड़े होकर देखना है. Has the beaker become hot? So beaker जो था वो hot हो गया क्या? Test the solution with red and blue litmus paper. It has, is the solution acidic or basic? तो क्या करना है, उस वाटर को गर्म हुआ या नहीं हुआ बीकर ये चेक करना है एंड ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर की हेल्प से एसिडिक एंड बेसिक नेचर फाइंड आउट करना है. सो क्या होगा ना, जब बीकर को टच करेंगे तो वो हॉट फील कर पाओगे. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो भी मेटल हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है. दैट इज वाई जो बीकर है वो हॉट हो जाएगा. एंड देन क्या था, रेड एंड ब्लू लिटमस का टेस्ट. तो रेड लिटमस को या क्या करते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं जिससे कि क्या शो होता है कि ये बेसिक नेचर के हैं. एंड ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज शो करते ही नहीं है तो ऑल्सो कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है, बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि इसने क्या किया, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. सो यहाँ पर आया कि जो मेटल्स हैं वो जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या है, जो भी ऑक्साइड्स का या फिर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. You observe that sodium react vigorously with water. Some other metal do not do so. So सोडियम तो क्या था, मेटल होने के बाद बहुत इजीली रिएक्ट कर गई वाटर के साथ, बट जो अदर मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं होता उनके साथ.
क्यों? फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। सो आयरन जो है वो वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ तो रिएक्शन शो नहीं करते बट एयर में रिएक्टिव होते हैं। अगर हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ही देखें नॉन मेटल है, जैसे प्लास्टिक है या वुड है, तो अगर आप उसको वाटर के कांटेक्ट में आता भी है तो उसमें एज बहुत चेंज नहीं आता। आपका पेंसिल लीड ही अगर आप उसको वाटर में डाल भी दोगे तो उसमें ऐसे स्पेसिफिक चेंज नहीं शो होता है। बट जो नॉन मेटल है जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। जैसे प्लास्टिक ही अगर आप उसको सनलाइट में एक्सपोज रखोगे तो वो क्या है, वीक हो जाता है ना। फाइन, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो इसीलिए क्या है, कई सारे नॉन मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं उन नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सो फॉस्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर उसको एयर में ओपन रखते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है। सो ऐसा नॉन मेटल को क्या करना पड़ता है, वाटर में डिप करके रखते हैं। सो इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो अगर एयर के एक्सपोजर में आता है तो क्या है, फायर कैच कर लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं बट एयर के सामने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दैट इज वाई उनको क्या है, वाटर में डिप करके रखते हैं। तो यहाँ पर हो गई वाटर के साथ रिएक्शन कि जो मेटल्स हैं जनरली वो रिएक्टिव होते हैं बट नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्टिव नहीं होते वाटर के साथ। बट कुछ स्पेसिफिक नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दैट इज वाई उनको वाटर में डिप करके रखा जाता है। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड की रिएक्शन आती है। Let us see how metals and non-metals behave with acid। अब metals and non-metals जो है वो acid के साथ क्या behavior show करते हैं, इसे हम देखते हैं एक्टिविटी 4.6 में। सो यहाँ पर आप एसिड को हैंडल कर रहे हो, इसीलिए क्या है, थोड़ा सा अपना बॉडी से एंड स्पेशली फेस से दूर रखना है टेस्ट ट्यूब को। टेक अ सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। सो जो टेबल 4.5 में कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सैंपल हैं वो लेना है हमको एंड टेस्ट ट्यूब को A to F तक लेबल कर देना है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। देन उसके बाद क्या होगा, 1 by 1 हर एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इसको आप क्या नेम दोगे शॉर्ट में HCl। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। सो यहाँ पर जो मैंने दो ब्लैंक छोड़े हैं, अब आप उसमें यहाँ पर एक पे क्या प्लेस कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसमें कौन सा नॉन मेटल है, क्लोरीन। क्लियर। सो क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट वर्ड क्यों आ रहा है, सो डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो एसिड है उसमें आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दोगे। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। देन रिएक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सोल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर जो टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है, सो कोल्ड सोल्यूशन में रिएक्शन नहीं हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब को वार्म भी कर सकते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब एंड बर्न की हुई मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के सामने लाना है। Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of the dilute hydrochloric acid and then record your observation table 4.5। तो यहाँ पर सिमिलर टेस्ट करना है, बस एक बार करना है हमको किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड एक बार करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्लियर। सो जब आप मैग्नीशियम रिबन है उसको टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ डिप करोगे तो क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो वो रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बट यहाँ पर आप ये फाइंड आउट कैसे कर रहे हो कि हाइड्रोजन गैस मिल रही है, वो आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे। बट यहाँ पर ये देखो पहले कि
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन फिलिंग जो है जब एसिड के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, वेदर इट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या शो कर रहे हैं, रिएक्शन शो कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन दे रहे हैं। एंड इनकेस अगर उनको फिर वार्म कर दिया जाता है तो सेम रिएक्शन होती है, बस थोड़ा और ज्यादा रैपिड हो जाती है। बट नेक्स्ट सिचुएशन में जहां पर चारकोल, सल्फर एंड कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर दिया हुआ है, सो इस कंडीशन में क्या है, जो रिएक्शन है वो नहीं शो हो रही है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये ऊपर हमने क्या लिए हैं, मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चारकोल, सल्फर क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जो है वो दोनों एसिड्स के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहे, वेदर दे आर इन वेदर इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दोनों कंडीशंस में नहीं दे रहे रूम टेम्परेचर एंड वार्म टेम्परेचर। सो ये क्या शो करता है कि मेटल यूजुअली डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो एसिड था उसका हाइड्रोजन जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, तभी तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट नॉन मेटल जो है वो ऐसा रिएक्शन शो नहीं करते हैं, दैट इज वाई उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। सो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, बट नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो नाउ अब हम हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर है, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस है क्या उसमें। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? So वो जो pop sound आता है जब हम इस एक्टिविटी में matchstick को टेस्ट ट्यूब तक लेकर आए, तो वो pop sound किस चीज का है? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. So क्या है ना कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन जो नहीं करते हैं, बट मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एंड ये जब बर्न होती है हाइड्रोजन गैस तो क्या आता है, पॉप साउंड आता है, जो हमने कैसे फाइंड आउट करा, जो आप एक्सपेरिमेंट के टाइम पर मैचस्टिक को बर्न करके लेके जा रहे हो ना टेस्ट ट्यूब के माउथ तक, तो वो क्या है, पॉप साउंड डेवलप होगा। वो क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. So copper जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड जो है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉपर का बिहेवियर नहीं चेंज होता। बट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज वाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है कॉपर। नाउ हमने एसिड के साथ रिएक्शन तो पढ़ ली कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं बट नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं किसके साथ, बेसिस के साथ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 4.7। सो इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक sodium hydroxide. So prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 ml of water. So 5 ml water में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पेलेट्स होते हैं ना वो डिसॉल्व करना है एंड क्या है, फ्रेश सोल्यूशन बन जाएगा। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, देन उसके बाद क्या करना है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का पीस डालना है। Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube and observe carefully. Then उसके बाद क्या करना, जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसके पास तक मैचस्टिक को लेके जाना है, बर्निंग मैचस्टिक को, एंड ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज हो रहा है। सो क्या होगा ना कि कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, जो कि किसके साथ बर्न हो रही है, पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। सो क्या ये क्या शो कर रहा है कि मेटल्स जो हैं, या फिर यहाँ पर तो एल्यूमिनियम लिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम बर्न करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है बेसिस के साथ एंड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यहाँ पर भी जब पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा था कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि पॉप साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन गैस की वजह से है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स
द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो पहले भी हमने देखा कि पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रहा था, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस। सो मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, बट जो नॉन मेटल्स है ना वो बेसिस के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करते हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन कि जब भी आप रिएक्शन लिखते हो ना, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन नोट डाउन है, सो वहाँ पर कोई भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर किसका फॉर्म हो रहा है गैस, हाइड्रोजन गैस, तो उसको ऐसे हम एरो से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्रोड्यूस हुआ तो साइड में ये एरो लगा दिया कि ये जो H2 है वो गैस के फॉर्म में है, क्योंकि गैस लाइट वेट है, ऊपर ही जाएगी, तो दैट इज वाई हम अप एरो लगा देते हैं। Now next type of reactions are displacement reactions. So displacement reaction में हम देखते हैं कि क्या है। Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. So class 7th में आपने copper sulfate और iron की reaction perform की थी। वहाँ पर क्या था कि copper sulfate के solution में जब हमने iron nail या फिर blade डाला तो क्या हुआ, copper sulfate के solution का color change हो गया and even blade का color change हो गया। वो क्यों था, because जो blade में iron particles थे वो कहाँ पर आ गए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एंड जो कॉपर सल्फेट थी वो ब्लेड पे जाके डिपॉजिट हो गई। सो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। तो उस टाइप की हम कुछ और रिएक्शंस यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। सो इन एक्टिविटी 4.8 यू हैव टू टेक 5 बीकर ऑफ 100 ml ईच। तो ये 5 बीकर लेने हैं और पांचों क्या होंगे, 100 ml के हैं। उन सब पे लेबलिंग करनी है A, B, C, D and E। Take about 50 ml of water in each beaker and हर एक बीकर में क्या है, 50 ml water लेना है। Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in 4.6 figure A। So इन सारे beakers में क्या है, यहाँ पर जो substances indicated है ना, तो वो इसमें dissolve करना है। Now what will you observe कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा एंड जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं। सेकेंड वन में कॉपर सल्फेट है, उसके साथ आयरन नेल रहेगा। थर्ड वन में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है जो लिक्विड है एंड इसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स क्या डाल रहे हैं, कॉपर टर्निंग्स, जो कॉपर के छोटे छोटे पीस होते हैं। देन आयरन सल्फेट एंड इसमें कॉपर टर्निंग्स है। देन लास्ट में है जिंक सल्फेट एंड उसमें क्या है, आयरन नेल। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं वो कैसे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ पर अर्लियर A एंड B में ब्लू कलर था, बट आफ्टर रिएक्शन कलर चेंज हो गया, बट C, D एंड E में कलर एज इट इज है। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट में देखो आप A में सोल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था, बट हम यहाँ देख रहे हैं अब ये जिंक सल्फेट हो गया। एंड सेकेंड वन में भी कॉपर सल्फेट था, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट और FeSO4। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि फर्स्ट बीकर की, अगर हम A बीकर की बात करें तो क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स थे। सो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया एंड कॉपर की प्लेस ले ली, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर जो है वो अकेला पड़ गया। सेम हुआ बीकर में कि यहाँ पर था क्या, कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर की प्लेस पे आ गया क्या, आयरन, एंड बना लिया आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट एंड कॉपर को अकेला छोड़ दिया। सो अब हम आगे इसमें और देखते हैं क्या एडिशनल है। What change do you observe in the various beaker? आप क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो अलग अलग बीकर में। सो हम ये चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन बीकर A जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? मैं इतना स्लोली बोल रही हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा तो क्या है, फर्स्ट बीकर में A बीकर में क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, किसमें से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से।
That is why the blue color of copper sulfate changes to colorless और powdery red mass। ये देखो colorless and powdery red mass है ना, वो डिपॉजिट हो गया कहाँ पर, बॉटम पे। एंड इस रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट रिएक्शन किसके साथ हुई, जिंक ग्रेन्यूल्स Zn, क्या मिल रहा है हमको, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। फाइन, सो जिंक सल्फेट ये जो कलरलेस मास है ऊपर, एंड कॉपर जो रेड डिपोजिशन हो रहा है। बट कभी भी आप रिएक्शंस लिखो ना तो सिर्फ ऐसे अल्फाबेट नहीं लिखना है, हमेशा कॉपर सल्फेट का नेम जो है वो नीचे आएगा, जिंक का नेम जो है ZINC स्पेलिंग जो प्रॉपर है, देन ये क्या है जिंक सल्फेट, एंड ये जो है कॉपर। तो यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन करना होता है रिएक्शन में। फाइन, बीकर ए का क्लियर हुआ। देन बीकर बी में क्या हो रहा है, बीकर बी में आयरन किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। सो क्या हो जाएगा, आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाई ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन कलर एंड ग्रीन कलर इज ऑफ फेरस सल्फेट। क्लियर हुआ, इसकी रिएक्शन भी ऐसे ही लिखना है, CuSO4 प्लस Fe गिविंग अस FeSO4 प्लस Cu एंड नीचे आपको नेम लिखना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, आयरन एंड कॉपर। क्लियर, so you have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution। aqueous solution का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं सो वो हो जाता है aqueous solution। aqua वर्ड का मतलब तो पता है ना, क्योंकि वाटर होता है। In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate solution। so beaker A में क्या replace हो रहा है, copper replace हो रहा है किससे, zinc से। That is why the blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। तो क्या हो रहा है, कलरलेस जो ब्लू था वो कलरलेस हो गया एंड रेड पाउडर डिपॉजिट हो गया बॉटम पे। The reaction can be represented as follow and reaction भी दी हुई है यहाँ पर। सो आपको इसी फॉर्मेट में रिएक्शन लिखना है। सेकेंड वाली भी, कॉपर सल्फेट जब आयरन नेल के साथ रिएक्ट कर रहा है। So you can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner। So ऐसे ही तरीके से आपको B beaker में जो रिएक्शन है वो शो करना है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E। So यहाँ पर C and D में कॉपर ने जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं किया, या फिर कॉपर जो E है उसमें आयरन ने जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं किया। Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D। So यहाँ पर beaker D में जो आयरन था वो कॉपर से डिस्प्लेस हो सकता था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। तो हमने ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों बीकर में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। दैट इज वाई हमने ये नहीं बोला कि यहाँ पर कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है। बट चलो मान लिया कि डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या है, बट वाई, बिकॉज व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर A, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर C। सो यहाँ पर अगर कॉपर जिंक से रिप्लेस हो रहा है तो जिंक क्यों नहीं रिप्लेस हो रहा कॉपर से, या जब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है तो कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा है। सो इसका रीजन क्या है, कॉपर अल्टीमेटली वीक होगा ना, तभी तो जिंक क्या है कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है, बट कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर रहा है, या वो स्टडीज में अच्छा नहीं है तभी वो टॉपर नहीं बन पा रहा है। सो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिटरी। सो ऐसा नहीं है कि साइंस में अगर भी जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है तो कॉपर भी जिंक को रिप्लेस करेगा। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, कुछ बेसिक डेफिनेट रूल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। एंड द रूल हियर इज, बट यहाँ पर रूल है क्या, चलो आप ये मान ले रहे हो ना कि रूल है, बट रूल क्या है वो आप ध्यान से देखो। दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। दैट इज वाई जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कोई भी हमने मेटल डाला कॉपर और आयरन, उसमें कोई चेंज नहीं शो हुआ।
क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर एंड आयरन उसको रिप्लेस नहीं करता है, वो स्ट्रॉन्ग है, कॉपर एंड आयरन वीक है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal, one reactive one cannot replace a more reactive metal. So जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। जो जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बट जो कॉपर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज वाई वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता। Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. So अब beaker D and E में क्यों नहीं reaction show हुई ये भी clear हो गया। Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? So यहाँ पर हम बता सकते हैं ना reactivity order, सबसे ज्यादा reactive कौन हो गया? Zinc, क्योंकि zinc क्या है, copper को भी replace कर रहा है एंड कॉपर एंड आयरन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, दैट इज वाई जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकेंड नंबर पे रिएक्टिव कौन हो जाएगा? आयरन, बिकॉज आयरन जो है वो एटलीस्ट कॉपर को तो रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? आयरन। बट सबसे लास्ट में क्या आएगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर ना जिंक को रिप्लेस कर पा रहा है ना ही आयरन को। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर। Now there are uses of metal and non-metals. So हमने अभी क्या पढ़ ली? metals and non-metals की physical properties पढ़ी, chemical properties पढ़ी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर ये metals and non-metals जो हैं वो use में आते हैं। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। सो मेटल के यूजेस हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सो अब तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो हम क्लैरिफाई है कि क्लियर है हमको ये कि क्यों यूज होते हैं ये सारी जगह पर मेटल्स। You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. तो यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं यूजेस जो नॉन मेटल्स के आपको कॉमनली पता होंगे, बट यहाँ पर हम उनका रीजन भी देखते हैं। सो नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको आप ब्रीदिंग में इनहेल करते हो? बहुत सिंपल है, आप लोग को ऑलरेडी आई नो पता होगा, ऑक्सीजन। यस, आपने भी यही गैस किया ना। सो ऑक्सीजन एक एसेंशियल नॉन मेटल है जो कि इनहेलिंग प्रोसेस में लिविंग बींग्स कंज्यूम करते हैं। देन सेकेंड वन इज नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो फर्टिलाइजर्स में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? यहाँ आएगा आंसर, यस यू आर करेक्ट इफ यू आर थिंकिंग, इट्स आंसर इज नाइट्रोजन। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? सो आंसर इज क्लोरीन। Then non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. So जो antiseptic solution हम use करते हैं उसमें क्या होता है? purple colored substance, that is iodine and it is also a non-metal. Fine. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से non-metals जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। एंड लास्ट वन हियर इज नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। तो क्रैकर्स में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? सो इट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने पढ़ा कि रिएक्टिव है तो क्या प्रॉब्लम होती है उससे कि उसको वाटर में डिप करके रखा जाता है क्योंकि एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही वो बर्न हो जाता है, दैट इज वाई फॉस्फोरस जो बहुत रिएक्टिव है वो क्रैकर्स में यूज होता है। उसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, बोरोन, ये सभी क्या है कुछ अमाउंट में क्रैकर्स में यूज होते हैं। फाइन, यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ और यूजेस लिखना है। फाइन, दैट वुड बी ईजी क्योंकि अपने सराउंडिंग में ही काफ़ी सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस आपको ऑब्जर्व किए होंगे। सो बस यहाँ पर आपको ने नोट डाउन करना है। Now here are some queries of पूछो एंड पहेली। इवन आपको भी कुछ क्वेरीज होंगी तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। पहले हम यहाँ पर पूछो एंड पहेली की जो क्वेरीज हैं
वो देखते हैं। सो पहेली इज आस्किंग, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट। सो पहेली ने कहीं से सुना कि प्लांट्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। सो शी इज आस्किंग इन व्हाट फॉर्म इट इज फाउंड इन देम। सो किस फॉर्म में होता है मैग्नीशियम? सो आपको क्लोरोफिल के बारे में पता है क्या? प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो आपने सुना होगा ना कि प्लांट जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल का। तो वही जो क्लोरोफिल है ना, उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम आयन। Fine. And then Budho is asking, the doctor reported iron deficiency in my body. Where is iron in my body? So आपकी बॉडी में क्या आयरन रॉड्स या किस फॉर्म में होता है? डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आयरन की डेफिशिएंसी है। अब आयरन होता कहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी में? सो टोटल बॉडी का जो 70% आयरन है ना, मतलब पूरा जो हमारी बॉडी में आयरन प्रेजेंट होता है, वो 70% पार्ट जो है वो ब्लड में होता है। अब ब्लड में किस फॉर्म में होता है? कौन से आर्टिकल्स होते हैं आयरन के? सो जो हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है, उस फॉर्म में ही हीमोग्लोबिन के साथ आयरन प्रेजेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है, वैसे ही यहाँ पर आयरन का जो आयन है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होगा। एंड हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ना अलग अलग सेल्स तक, एंड ब्लड का कलर रेड रखता है। सो यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल भी पढ़ लिया कि भाई ये जो मेटल्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है, जहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ा, यूजेस पढ़े। तो क्या क्लियर हुआ अब यहाँ से हमको कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दैट मीन्स की शाइनिंग अपीयरेंस होता है, मेलिएबल होते हैं, दैट मीन्स कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल होते हैं, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर what? They are sonorous, that is they can produce ringing sound. But इसके just opposite non metals की property होती हैं. If we talk about the chemical properties, so metals react with oxygen to produce metal oxides. Fine. जो कि मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं वो क्या है? बेसिक नेचर की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसका ऑक्साइड पढ़ा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पढ़ी वो क्या है? बेसिक नेचर की है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। फाइन। एंड जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स एज सच बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। फाइन। सो यहाँ पर ये हमने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इस चैप्टर में क्या है? क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो हमने अभी पढ़ा ना कि जितने भी मेटल्स हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। सो मेटल यहाँ पर कौन सा है? जिंक। सो आंसर वुड बी जिंक। जिंक क्या है? मेलिएबल है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं। देन ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सो नॉन मेटल्स तो बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं है एक्सेप्ट प्लास्टिक। देन जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब डक्टाइल जो है वो क्या, कौन सा नेचर है? दैट मीन्स कि जो सब्सटेंस है उसको हम थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी। सो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि काफी सारे मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज फॉस्फोरस इज अ वेरी ब्लैंक नॉन मेटल। सो क्या हो जाएगा? नॉन रिएक्टिव।
और रिएक्टिव। सो क्या है फॉस्फोरस? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी हमने पढ़ा है। तो रिएक्टिव है दैट मीन्स कि एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो मैचस्टिक की जो टॉप पार्ट होता है उसमें क्या है? फॉस्फोरस है। एंड इवन काफ़ी सारे जो क्रैकर्स होते हैं उसमें भी फॉस्फोरस का यूज होता है जस्ट बिकॉज इट इज रिएक्टिव। देन मेटल्स आर ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट एंड ब्लैंक। तो मेटल क्या है? बहुत सिंपल है। ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आपको यहाँ क्रॉस चेक करने हैं, आपको ऑलरेडी बन जाएंगे। सो मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन इज आयरन इज ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर। सो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देन क्वेश्चन फोर्थ आता है ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इट इज फॉल्स बिकॉज एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ नहीं। सेकेंड वन इज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सो सोडियम बहुत रिएक्टिव है, इट इज ट्रू एंड दैट इज वाई इसको क्या करते हैं? कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। थर्ड वन इज कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सो इट इज फॉल्स। रीजन इज क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी उसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। बट यहाँ पर क्या है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, दैट इज वाई ये फॉल्स हो जाएगा। एंड कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल किससे बन रहा है? कार्बन से बन रहा है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स को वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस, इसमें हमें डिफरेंस बताना है। सो अपीयरेंस, मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस क्या है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, शाइनिंग। एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो होते हैं डल। हार्डनेस की बात आती है तो मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, नाइफ से कट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी मीन्स कि हम जो एलिमेंट है या कोई भी आर्टिकल है उसको क्या कर सकते हैं? शीट्स में के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स जो हैं कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट मेलिएबल। डक्टिलिटी converted into form of thin wires. So metal can be drawn into thin wire, that is why they are ductile, and non-metals are not ductile. Heat conduction, so metals are good conductor of heat, but non-metals are bad conductor of heat, that is why they show no heat conduction. Conduction of electricity में yes, metal show conduction of electricity because they are good conductor of electricity, but metal are bad conductor of electricity. Fine, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर मैंने yes no लिखा है, बट आपको yes no नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में ये डिफरेंस नोट डाउन करना है। देन क्वेश्चन सिक्स्थ इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर हमें बताना है कि क्या रीजन हो सकता है इन चीजों का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो मेटल है, बट उसको क्या है? फूड रैप करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज एल्यूमिनियम एक मेटल है एंड मेटल है, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। सो उसको थिन फॉइल में हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसमें फूड रैप किया जाता है एंड मेटल है, तो फूड क्या है? ज्यादा टाइम तक उसमें प्रोटेक्टेड रहता है। जो गर्म फूड है ना वो उसमें प्रोटेक्टेड रहता है। सेकेंड इज इमर्शन ऑफ रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। सो इमर्शन रॉड जो बनती हैं वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनती हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है एंड हीट फ्लो होती है वो वायर्स के थ्रू इजीली उस इमर्शन रॉड्स में जो कि मेटल के बने हुए हैं आ जाती है। एंड प्लास्टिक के नहीं बनने का एक और रीजन क्या है? क्योंकि वो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, तो प्लास्टिक की अगर रॉड्स होंगी तो वो तो रॉड्स ही मेल्ट हो जाएंगी, तो फिर वाटर कैसे हीट अप होगा? दैट इज वाई क्या है? जो इमर्शन रॉड्स हैं वो मेटल्स की बनती हैं। थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा ना कि कॉपर जो है वो जिंक में से
जिंक के जो सॉल्ट सोल्यूशन है जिंक सल्फेट उसमें से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, बट जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से ही जिंक को रिप्लेस नहीं करता। Then next is sodium and potassium are stored in kerosene. So sodium और potassium क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं एंड अगर ओपन एयर के साथ एक्सपोज्ड रहेंगे तो फायर कैच कर लेते हैं। सो वो फायर कैच ना करें, दैट इज वाई उसको क्या है? कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Can you store lemon pickle in an aluminium utensil? Explain. So आप lemon pickle को aluminium utensil में रखते हो या फिर नहीं रखते हो, तो क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन क्या है? लेमन जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है एंड एसिडिक सब्सटेंस जब मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। दैट इज वाई हम क्या करते हैं? लेमन पिकल को या तो प्लास्टिक और ग्लास के ही कंटेनर्स में रखते हैं, नहीं तो यहाँ पर अगर एसिड एंड मेटल की रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाता है? सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है हमको? एल्यूमिनियम या फिर किसी और मेटल यूटेंसिल में लेमन पिकल को नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैच द कॉलम है, बहुत सिंपल सा, हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है, वो देखते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो है मेटल्स हैं आपने चैप्टर में भी पढ़े हैं। गोल्ड क्या कहाँ पर यूज है? ज्वेलरी बनाने में। आयरन कहाँ पर यूज होता है? मशीनरी। देन एल्यूमिनियम का यूज कहाँ पर है? रैपिंग फूड। कार्बन का यूज कहाँ पर है? एज अ फ्यूल। कॉपर का यूज है इलेक्ट्रिक वायर्स में एंड मरकरी यूज होती है कहाँ? थर्मामीटर्स में। रीजन हमें इजीली पता है, गोल्ड जो है वो शाइनी होता है, इजीली डल नहीं हो जाता, दैट इज व्हाई ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन जो है ड्यूरेबल है एंड मशीनरी बनाने में क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एल्यूमिनियम को हम बनाते हैं रैपिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज उसको थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है बट बहुत अच्छा फ्यूल है, तो कोल एंड अलग अलग फॉर्म में कार्बन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। देन कॉपर है, सो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई कॉपर का क्या यूज है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। देन लास्ट इज मरकरी, सो मरकरी का यूज कहाँ पर है? थर्मोमीटर्स में। सो थर्मोमीटर्स में क्या फिल होती है? मरकरी फिल होती है, वो जो सिल्वर कलर का आपको दिखता है। नेक्स्ट हियर इज क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन? So first one is dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. So copper plate पे जब dilute sulfuric acid हम डाल रहे हैं तो क्या होगा? तो copper plate में क्या प्रेजेंट है? कॉपर, तो हमने लिख दिया Cu। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। अब H2SO4 है बट क्या है? डाइल्यूट। सो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे डाइल्यूट इन शॉर्ट, फाइन। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी, मेटल है एंड एसिड है, मेटल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बन गया? CuSO4, नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉपर सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन? सो हमें बताना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट। सो अगर कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर कर दिया जाता है तो क्या होता है? कॉपर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो क्या फॉर्मेशन होता है? कॉपर सल्फेट का एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि कोई भी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट अगर कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड जो दूसरे एसिड्स हैं उनके साथ कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं होती है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्यों शो हो रही है? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ? ये रिएक्शन आपको प्रॉपर नेमिंग भी करना है, जैसे यहाँ पर ये कॉपर है तो नीचे आप नेम लिखोगे, देन सल्फ्यूरिक एसिड लेबलिंग जो है वो प्रॉपर करना है। देन नेक्स्ट इज आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट व्हाट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं सो क्या होता है?
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फॉर्म जो है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कौन? आयरन। सो ये जो रिएक्शन है ना ये हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। सो आयरन व्हेन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन व्हाट इज फॉर्म्ड? आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट एंड कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, दैट इज वाई वो कॉपर को हटा देता है उसकी प्लेस से एंड उसकी जगह ले लेता है। तो ये हम बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो आप ये वर्ड इक्वेशन लिखी एंड देन अब क्या करोगे? लेबलिंग। जैसे यहाँ पर ये हो गया आयरन एंड इट इज कॉपर सल्फेट, it is iron sulfate and here it is copper. So यहाँ पर नेमिंग भी करना है। Then next question is Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. So Saloni ने क्या किया? जो चारकोल बर्निंग था ना उसमें से जो गैस रिलीज हो रही थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। So we have to answer these question. How will she find the nature of gas? So वो nature of gas कैसे find out करेगी? And second one is write the word equation of all the reaction taking place in this process. तो क्या होगा ना उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें गैस कलेक्ट की, पहले हम एक आंसर देते हैं। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट की है गैस उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे एंड यहाँ पर केयरफुल क्या रहना है कि टेस्ट ट्यूब को कवर करके रखना है जिससे कि गैस एस्केप ना हो। सो जब हम टेस्ट ट्यूब में वाटर ऐड कर रहे हैं देन प्रॉपरली शेक करना है, उसको कवर्ड रख के ओपन रखेंगे तो क्या होगा? गैस रिलीज हो जाएगी। सो आफ्टर शेकिंग क्या करेंगे? हम लिटमस पेपर का यूज करेंगे। फाइन, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। सो इन केस जब आपने लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर उस सोल्यूशन में डिप कर रहे हो और वो रेड हो जाए, दैट मीन्स कि गैस जो है वो एसिडिक है। एंड अगर वो रेड लिटमस पेपर यूज करती है एंड वो ब्लू में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स कि वो क्या है? बेसिक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन क्या है? चारकोल जो है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है एंड कार्बन जो है वो क्या हो गया? नॉन मेटल है। सो नॉन मेटलिक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बर्न हो रहा है, तो उसकी जो गैस होती है ना वो एसिडिक नेचर की होती है। दैट इज वाई क्या होगा यहाँ पर जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कि यहाँ पर जो नेचर गैस फाइंड आउट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर। एंड ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाएगा बिकॉज द बेसिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ सेकेंडली हमें बताना है इक्वेशंस। तो चारकोल जो है सिंपली क्या है? कार्बन का ही एक फॉर्म है। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम टेस्ट ट्यूब में वाटर डालेंगे एंड शेक करेंगे तो किसका फॉर्म हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। सो ये दोनों रिएक्शंस हो गई। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड ये जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है इसमें जब हम ब्लू लिटमस डाल रहे हैं तो रेड टर्न हो रहा है बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुआ? ये जो रिएक्शंस आप लिख रहे हो ना इनकी नेमिंग प्रॉपरली करना है। नेम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख देना है CO2 एंड H2O, इनका नेमिंग प्रॉपरली होना चाहिए आपकी कॉपीज में। क्लियर हुआ? एंड ये याद रहेगा ना कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर की होती हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। One day, Rita went to a jewelry shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. तो रीटा अपनी मदर के साथ ज्वेलरी शॉप पे गई एंड उसकी मदर ने अपना एक ज्वेलरी जो थी गोल्ड ज्वेलरी वो गोल्डस्मिथ को पॉलिश करने दी। Next day, when they bought the jewelry bag, they found that there was a slight loss in its weight. So क्या था ना कि उसकी जो ज्वेलरी का वेट था वो थोड़ा सा कम था। वो क्यों हुआ? कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? सो वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स पॉलिश करने के लिए जिस सोल्यूशन का यूज करते हैं ना गोल्डस्मिथ, वो सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। क्या हुआ? एक्वा रेजिया। ये जो एक्वा रेजिया है ना ये क्या होता है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड
नाइट्रिक एसिड HCl एंड HNO3 का मिक्सचर है। सो जब ये दोनों का मिक्सचर में गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट जाता है तो वो गोल्ड की लेयर जो होती है ना वो डिसॉल्व आ जाती है एंड जो इनर लेयर शाइनी लेयर है वो दिखने लगती है। सो हम ये देख के तो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई गोल्ड तो जो है वो एकदम न्यू दिखने लगा, शाइनी हो गया, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, उससे गोल्ड की लेयर कम होती है जिससे वेट जो है वो रिड्यूस होता है। क्लियर हुआ? तो जो गोल्डस्मिथ सोल्यूशन यूज करते हैं टू गेट बैक द शाइनिंग ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इज कॉल्ड एक्वारेजिया। एंड व्हाट इज एक्वारेजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड इसमें जब गोल्ड का ऑर्नामेंट जाता है तो गोल्ड ऑर्नामेंट की लेयर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है जिससे कि उसका वेट लॉस होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है एंड अगर चैप्टर में कहीं भी प्रॉपर्टीज में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आप इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ोगे एंड थैंक यू।